हेलो, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और ये हमारा नया वीडियो होगा एनसीईआरटी सीरीज का। एनसीईआरटी सीरीज का वीडियो बहुत दिनों से नहीं आ रहा था और कुछ वजह से मैं बिजी था। अब हमारा एनसीईआरटी सीरीज का वीडियो कंटिन्यू होगा। एनसीईआरटी सीरीज में हम लोगों ने अभी तक क्लास 10 तक के जो हिस्ट्री है उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। क्लास 10th में हालांकि मैंने 2 चैप्टर ही किया है। जो चैप्टर जरूरी था हमारे एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए जो बहुत ज्यादा जरूरी चैप्टर था, तभी हम लोगों ने उन दोनों चैप्टर को कवर किया। बाकी के चैप्टर को अभी हम स्किप कर रहे हैं। हालांकि मेरा प्लान था उस पूरे सारे चैप्टर को पढ़ाने का, 3 से 4 चैप्टर उसमें और थे, बट वो 3 से 4 चैप्टर्स को मैंने अच्छे तरीके से देखा तो वो उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है आपके एग्जाम के लिए, तो हम लोगों ने उसको भी स्किप करके रखा। अभी स्किप करके रखा मतलब मैं बाद में बताऊंगा, पढ़ाऊंगा जब भी मुझे लगेगा टाइम। लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग जो स्टार्ट करने वाले वो स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th। अच्छा, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्लास 11th क्यों नहीं, क्लास 11th भी हम लोग स्किप क्यों कर रहे हैं। तो क्लास 11th जनरली उसमें हम लोग पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री देख रहे हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री भी बहुत ही आप देख सकते हैं, अलग अलग सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो ज्यादा जरूरी नहीं है, एकदम जरूरी नहीं है। जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल रहता था पहले जब बीपीएससी में, जब डिस्क्रिप्टिव टाइप का, तो उसमें थोड़ा सा काम आ सकता था, बट उतना भी जरूरी नहीं था वो। तो क्लास 11th जो नया वाला एनसीईआरटी है उसको हम लोग स्किप कर रहे हैं। हाँ, क्लास 11th ओल्ड एनसीईआरटी आर एस शर्मा वाला वो एंशिएंट हिस्ट्री वो अलग बात है। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th। क्लास 12th में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 12th में जनरली हमारा 3 बुक आता है ना, थीम 1 है ना, थीम 1, थीम 2 और थीम 3, 3 किताब है क्लास 12 में। और पहला किताब में आपका प्राचीन मींस एंशिएंट, और सेकंड में आपका मेडिएवल, और थर्ड में आपका मॉडर्न। मतलब 3 बुक्स है, तीनों बुक बहुत ज्यादा जरूरी पढ़ना है। बहुत सारे सवाल डायरेक्टली इस बुक्स के लाइन से पूछे गए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे जैसे सवाल चैप्टर आते जाएगा मैं वैसे वैसे दिखाते जाऊंगा। हालांकि सब चैप्टर में से नहीं है दिखेगा, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर से बहुत सारे सवाल दिखेंगे और लाइन, और वो सवाल अच्छे अच्छे एग्जाम में, जैसा कि आप देख सकते हैं यूपीएससी द्वारा जो लिया गया एग्जाम है ना, उसमें पूछता है। ठीक है, सीडीएस में आपका हो गया, उसके मिनट है, सीएपीएफ में हो गया, ओके। और भी बहुत सारे एग्जाम जैसे कि आपका एसएससी में भी आपके सारे प्रश्न आपको दिखाएंगे जो आपकी बुक से पूछे गए। तो इसलिए क्लास 12th को हम स्किप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्लास 12th हम लोग पूरा पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करना होगा। समझ रहे बातों को? तो क्लास 12th बहुत ज्यादा जरूरी है, हम लोग को पढ़ना ही है। और जब क्लास 12th हम लोग 3 बुक है ना, अब देख सकते हैं क्लास 12th में कितना है। क्लास 12th में 3 बुक में ओवरऑल आप देख सकते हैं, जैसे कि बुक नंबर 1 है ना, इसमें आपके 4 चैप्टर हैं। फिर इसमें आपके शायद 4 चैप्टर, 5 चैप्टर इसमें है, और इसमें आपके ओवरऑल 15 चैप्टर। ओवरऑल कितना है? 15 चैप्टर। ओवरऑल 15 चैप्टर है, और 15 चैप्टर जब है तो हम मान के चलते हैं इन 15 चैप्टर को खत्म करने में हमें लगेगा समय एटलीस्ट 12 दिन। 12 दिन या 10 दिन में भी खत्म कर सकते हैं। हालांकि आज पहला क्लास है क्लास 12th का, तो आज हम लोग एक चैप्टर को एक क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन आगे आने वाले समय में कुछ चैप्टर्स ऐसे रहेंगे जिनको हम एक वीडियो में ही दोनों चैप्टर को कवर कर लेंगे। लेकिन एटलीस्ट 15 दिन बाद हम लोग, जब हमारा ये पूरा 12th खत्म हो जाएगा, तो हम लोग हिस्ट्री को पूरे तरीके से वाइंड अप कर चुके हैं, मतलब कर चुके होंगे। पूरा हिस्ट्री हमारा एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा, तो फिर आपका काम रहेगा सवाल लगाना। जैसा कि ऑलरेडी हमारा जो बीपीएससी 70 के लिए जो वीकली प्लानर टारगेट जो चल रहा है, हम लोग वीकली टारगेट देके चीजों को पढ़ रहे हैं, तो वहां से भी आप लोगों ने इन सारे चैप्टरों को पढ़ा होगा, जहां पे मैंने टारगेट दे के मैंने चीजों को बताया है। तो जितने भी सवाल, हालांकि मैं बता दूंगा क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूं, क्योंकि मैंने अपने इस वीडियोस के मैं थंबनेल में मैं लिखता हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा कि विथ नोट्स मेकिंग। मैं इसलिए लिखता हूं कि एनसीईआरटी बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा चीज है, उसको सब कुछ याद रखना जरूरी नहीं है, और सब कुछ याद हो भी नहीं पाएगा भाई, है ना। तो विथ नोट्स मेकिंग लिखने का मेरा वजह यही है कि आप उन चीजों को जरूर ध्यान में रखें जो एग्जाम में पूछा गया है, जहां से सवाल बन सकता है। फालतू चीजें नहीं, फालतू बकवास मैं नहीं करूंगा, है ना, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ने के लिए बहुत सारे किताब हैं जहां से बहुत डीपली पीएचडी कर सकते हैं उस पर, लेकिन वो सब काम का नहीं है। आप लोगों ने लूसेंट पढ़ा होगा, आप लोगों ने घटना चक्र पढ़ा होगा,
आप लोगों ने एंसेंट के लिए आर.एस. शर्मा बुक पढ़ा होगा, बहुत सारे अलग अलग बुक पढ़ा होगा, है ना। लेकिन यहां पे एनसीईआरटी की बात हो रही है तो केवल एनसीईआरटी से जो चीजें पूछी जाती है उनके ऊपर मैं फोकस करूंगा, समझ रहे बातों को। तो इसलिए मैंने लिखा विथ नोट्स मेकिंग आइडियाज, ठीक है। तो ये जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, इस चैप्टर का नाम है ईट, मनके तथा अस्थियां, है ना, ब्रिक्स वीड्स एंड बोन्स। मतलब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के जो उनके मनके हैं, है ना, उनके जो बैरियल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि ये जो पूरा चैप्टर है वो पूरा हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता ही है, जो कि हम लोगों ने क्लास छठा में ऑलरेडी पढ़ा है। क्लास छठा में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3, है ना, चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है और सब कुछ समझ में भी आया होगा, डिटेल से पढ़ा था उस चीजों को। क्लास छठा आप इस चीज को हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने, मैंने वहां पे सब कुछ बताया था जो काम लग चीजें, ठीक है, जो आपके एग्जाम में जहां सवाल आए हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग उसी तरह से पढ़ेंगे, ज्यादा डीपली नहीं, लेकिन हर एक फैक्ट को कवर करेंगे, समझ रहे बात को। इसके बाद जैसे 12th खत्म होगा फिर हम लोग साइंस के ऊपर आएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा साइंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके। जैसे आप ऐसे पढ़ रहे हैं आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो, लेकिन साइंस बोरिंग नहीं लगेगा, साइंस पढ़ने में मजा आ जाएगा, इस तरीके से मैं करा दूंगा, ठीक है। चैप्टर का नाम है ब्रिक्स वीड्स एंड बोन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, ईट, मनके तथा अस्थियां। ओके, क्लियर। अब देखिए सबसे पहले आप ये हड़प्पा के मोहर है, मोहर मतलब आप मान के चलिए कि कोई भी मटेरियल का एक ऐसा स्क्वायर शेप में बना दिया गया, है ना, कोई मटेरियल का होगा। मैं भी इसकी बात करूं कि मोहर होता क्या, और उस पे किसी भी क्या बोलते हैं, जैसे मोहर मारते हैं ना, दबा देते हैं, तो उसमें भी ऐसे करके, जैसे आपने क्लास छठा में आपने पढ़ा होगा पंचमार्क कॉइन्स, है ना, जब 6th सेंचुरी बीसी आया था, जब महाजनपद का समय आया था, तो पंच आहत सिक्के चले थे, है ना, वो इस तरह के सिक्के जिसपे ऐसे करके मोहर मारा होता था, सिक्के होते थे कॉइन ऐसे एकदम नॉर्मल, कोई उसका एकदम ऐसा नहीं था कि एकदम एग्जैक्टली सेम वेट का हो, जैसे क्या हमारा सिक्का चल रहा है तो उसका साइज सेम होता है, वजन सेम होता है, वैसा नहीं था। एक कोई भी मेटल्स था, कोई मेटल्स है उस पे आपका मोहर मारा हुआ, तो उस तरह के सिक्के चलते थे। लेकिन यहां पे सेम चीज है, बट इट मे बी ये करेंसी के रूप में इस्तेमाल नहीं होता होगा, या होता भी होगा, अभी कुछ भी आप क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन का लिपि पढ़ ही नहीं पाया, और जब लिपि हम लोग नहीं पढ़ पाए तो हम लोग कुछ भी डायरेक्ट हम लोग नहीं बता सकते। तो करेंसी के रूप में इस्तेमाल होता होगा, या इसका इस्तेमाल व्यापार में होता होगा। जैसे कि अगर आप कुछ भी खाने जाते होंगे, समोसा खाने गए या कुछ बड़े मतलब आप लोग नॉर्मल होटल में, तो कूपन लेना पड़ता होगा, टोकन, है ना, बड़े जाए टोकन लेके आइए, तो टोकन लेते होंगे, 10 रुपए दिए, टोकन दे दिया, उस टोकन का वैल्यू 10 रुपया हो गया, उस टोकन का वैल्यू एक समोसा हो गया। टोकन आप दिखाते होंगे तो आपको एक समोसा मिल जाता होगा। तो इट मे बी इसका इस्तेमाल उसी चीज के लिए होता होगा कि मान लेते हड़प्पा सभ्यता से कोई सामान मेसोपोटामिया सभ्यता में जा रहा है, तो ये मुहर दिखाना पड़ेगा वहां पे, तब वहां पे सारा चीज सेल होगा या बाई होगा, जो भी वहां से लाना है कुछ। तो यहाँ के मुहरे वहां पाई गई, वहां के मुहरे यहां पाई गई, तो मुहर जनरली ये था। अब हमें याद क्या रखना है, कुछ नहीं, ये मुहरे बनी होती थी ज्यादातर सेल खड़ी से, स्टेटाइट, है ना, स्टेटाइट, ध्यान रखिएगा। पूछता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की मुहरे किससे बनी होती थी, आंसर क्या बोलेगा, सेल खड़ी का, अस्टेटाइट का। किसका बोलिएगा, अस्टेटाइट का, ठीक है। इसमें जनरली आपके जानवर के फोटो हैं, है ना, जानवर के फोटो हैं, फिर साथ में कुछ आपके साइन है ना, मछली बनाया हुआ, अलग अलग चीज बनाया हुआ, तो ये सारे आपको देखने को मिलता है इस मोहरों पे। चलिए, ये मोहरों से हमें बहुत जानकारी मिलता है कि उस समय के लोग का क्या जीवन था, उस समय के लोग क्या छोड़ के गए, उस समय के लोग क्या क्या इस्तेमाल करते थे, बहुत कुछ अलग अलग चीज हमें देखने को मिलता है। और भी बहुत कुछ जो चीजें छोड़ के गए वो है, कुछ उन्होंने कुछ आभूषण छोड़ के गया है ना, उन्होंने कुछ बहुत सारे टूल्स छोड़ के गए, तो उनसे हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत जानकारी देखने को मिलता है। क्लियर है। चलिए देखिए, टर्म प्लेसेस एंड टाइम, मतलब कहने का मतलब परिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल।
सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा था। तो सबसे पहला जो खोजा गया हड़प्पा, तो बोले अच्छा हड़प्पा सभ्यता है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। यहां पे बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में पूरा वस्तुओं में मोहरे मिले हैं, मनके मिले हैं, बाट है, पत्थर के फलक मिले हैं, पकी हुई ईंटें मिली हैं। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिले हैं, जो एक दूसरे से लंबी दूरी पे स्थित। मतलब ये बता दिया चौहद्दी पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर में जम्मू तक है ना, पूरा दक्षिण में आप आ जाइए, पूरा दायमाबाद महाराष्ट्र तक है, पूरा में आप देखिए आलमगीरपुर है ना, उधर भी आप देख लीजिए, पूरा पश्चिम में तो आपका पूरा चल जाता है आपका अफगानिस्तान तक। तो ये पूरा जो फैला हुआ, अब पाकिस्तान में भी फैला हुआ, ये बता दिया कि कहां कहां से मिला है। ओके, इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां संस्कृति पहली बार खोजी गई, इस काल का निर्धारण 2600 से लेकर 1900 पूर्व के बीच में किया गया, ठीक है। पूरा इसका जो डेट अलग अलग मिलता है, 2350 बीसी भी मिलता है, 2600 बीसी भी मिलता है। हालांकि ऑप्शन में सारे नहीं होंगे, जो मतलब कहने का 2350 भी नहीं होगा। कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग 2350 बीसी 1750 बीसी आता है, यहाँ पे 2600 से लेकर 1900 बीसी आया। तो अलग अलग आ सकता है, कोई इसमें परेशान नहीं होना, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये बताया जाए कि हड़प्पा सभ्यता अचानक सभ्यता नहीं आया, हालांकि धीरे धीरे स्टार्टिंग में अर्ली हड़प्पा, आरंभिक हड़प्पा बना, जिसमें छोटे छोटे शहर बसे है ना, और शहर में थोड़ा थोड़ा मतलब कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ। जब फिर मेचर फेज आया तो कहीं की पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ घर बनाने के लिए। जब फिर पूरा हड़प्पा, जब हड़प्पा एकदम पूरा परिपक्व हो गया, तो उस समय पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ। लेकिन फिर धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता खत्म भी होते गया, लेटर मीन्स हड़प्पा सभ्यता का विनाश होना स्टार्ट हुआ। तो ये तीनों फेज के बारे में बता रहा है कि आरंभिक परिवर्तित कहा जाता है, ठीक है, समझ रहे बात को। तो ये कोई काम का नहीं है, ठीक है। जो काम करेगा मैं आपको बता दूंगा, कोई काम का नहीं है। ये कुछ स्थल है जिनके आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। स्थल तो आपको भाई रट लेना, ठीक है। मैं आपको मैप जूम कर दूं, ठीक है। ओके, देखिए ये स्थल है, ठीक है। देखिए राखीगढ़ी है ना, राखीगढ़ी है हरियाणा में सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का भारत के अंदर, ठीक है। ये भारत का बॉर्डर है, ठीक है, भारत का बॉर्डर, ध्यान रखिएगा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है आपके सबसे बड़ा भारत के अंदर, वो राखीगढ़ी है। और पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसमें पाकिस्तान में आ जाएगा, वो तो गनेरी वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए कालीबंगा आपका राजस्थान में है, बनावली हरियाणा में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, मिथाथल आपका देखिए, ओके, लोथल है, सुरकोटदा है, रंगपुर है, नागेश्वर है, धौलावीरा है ना, देसलपुर, ये सब कहाँ है, गुजरात में। ये ध्यान रखना, ठीक है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। सवाल एग्जाम में पूछता है कौन सा स्थल कहाँ पे, तो ये आपको ध्यान में रखना, मैं पहले ही बताया हूं, ठीक है। अभी भी याद रखना आपको। और भी बहुत सारे स्थल है, सूतकांगाडोर है आपका, है ना, बलूचिस्तान प्रांत में है ना, आपको एक अफगानिस्तान में भी है, सुरतुगई है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मैं आगे देख लेंगे, ठीक है। ओके, चलिए इसमें इतना ही ध्यान रखना था, ठीक है। जितना ज्यादा काम का होगा उसको पढ़ेंगे, जो काम का नहीं होगा उसको कोई मतलब नहीं है पढ़ने से, है ना, कोई मतलब नहीं है। देखिए ये आरंभ है, कैसे कैसे बता रहा है कि हड़प्पा सभ्यता से पहले कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मिद्रभांड शैली से संबद्ध थी तथा इस संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी, इनके बड़े आकार, मतलब ये सब समझना है कि देखिए हड़प्पा सभ्यता से पहले ऐसा नहीं कि हड़प्पा सभ्यता ही केवल था, इसके पहले भी बस्तियां, लेकिन छोटी छोटी बस्तियां थी, मिट्टी से बनी हुई थी, उनकी घरें हालांकि उतना डेवलप नहीं था, लेकिन था क्लियर निर्वाह के तरीके। कह रहा है कि आपने मानचित्र में देखा कि जो विकसित हड़प्पा संस्कृति था, कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थी। मतलब अचानक एकाएक संस्कृतियां नहीं बनती है, कल्चर एकाएक नहीं बनता है। कहा कि पहले जो अर्ली हड़प्पा के जो स्थल थे, जो पहले से जो पूर्ववर्ती हड़प्पा के जो स्थल थे, यहीं पे जो मेचर हड़प्पा बना, यही सिटी डेवलप होके, यही चीज डेवलप होते होते संस्कृति यहाँ पे ओरिजिनल रूप से जो हड़प्पा जिसको बोलते हैं या बोलते हैं मेचर हड़प्पा बोलते हैं या विकसित हड़प्पा बोलते हैं, वो उसका निर्माण होने को देखा जा रहा है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद और जानवरों, जिनमें मछली भी शामिल है, से प्राप्त भोजन। अब देखिए मछली कहां से पता चला कि मछली खाते थे इन लोग, इनके बहुत सारे मोहरों पे
मछली का आकृति है, बहुत सारे मोहरों पे मछलियों की आकृति है, तो मछली से यहाँ बता दिया गया। जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातत्व आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए। इनका अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन, ठीक है। देखिए अब हमें समझना, ठीक है, जो काम का चीज है उसको पढ़ना है, बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा सब कुछ पढ़ना है। हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या मिला? गेहूं है ना, गेहूं मिला है, गेहूं मिला है, जौ मिला है, दाल मिला है, सफेद चना मिला है, तिल मिला है। ये सारी चीजें आपके हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं ना। इन सारे चीजों के बारे में हमको ध्यान में रखना है। चावल के दाने बहुत कम पाए गए हैं, है ना, रेयर। बोले रेयर कौन सा, सवाल बना देगा। रेयर अमाउंट में, रेयर मात्रा में कौन सा मतलब जो अनाज है वो सिंधु घाटी सभ्यता से आपको देखने को मिलता है? तो क्या आंसर करेंगे हम लोग? चावल। क्या आंसर करेंगे हम लोग? चावल। तो देखिए चावल है। ओके, कह रहा कि देखिए जानवरों की हड्डियां भी मिले, जैसे भेड़ है, बकरी है, भैंस है ना, सुअर है। ओके, ये सब पालतू हैं। जंगली प्रजातियों में सुअर भी है, हिरन तथा घड़ियाल की भी हड्डियां मिली है। हम यही न जान पाए हड़प्पा निवासी समय इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटिक समुदाय से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पशु की हड्डियां भी मिली। मतलब कह रहा कि अब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शिकारी थे नहीं पता। हड्डी तो वहां मिला, हो सकता है कि जो और भी उस समय जो आखेटक हो गए, जो शिकार करने वाले होंगे, उनसे खरीद के खाते होंगे या उनसे खरीद के लाते होंगे। तो हम लोगों ने लिपि जब नहीं पढ़ा तो जानकारी उतना ज्यादा हमें देखने को भी नहीं मिलेगा। समझ बात को। अब एक कृषि के बारे में कह रहा है। देखिए कृषि के बारे में कैसे पता चलेगा? टेराकोटा का हल कहां से मिला? बनवाली से। हल का खिलौना कहां से मिला? बनवाली से मिला। कालीबंगा से क्या मिला? जूते हुए खेत का प्रमाण मिला। तो उनसे हमें एग्रीकल्चर का देखने को मिलता है। तो वही बात है, कुछ करने का नहीं है कि कैसे करते थे। हैं, जूते हुए खेत में बीज का छिड़काव करते थे, ये मुझे नहीं पता। ठीक है, बिरसर के विषय में जानकारी, कि हाँ हमें बैल के बारे में जानकारी देखने को मिलता है। ओके, करा साथ में चोलिस्तान के कई स्थलों और बनवाली से मिट्टी के बने हल के। देखिए मिट्टी का हल दो जगह से मिला भैया, ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में सवाल बनाएगा। टेराकोटा का जो प्लॉज मॉडल या टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लॉज जो मिला है वो चोलिस्तान है और बनावली हरियाणा। ये ध्यान में तुम रखना है, एग्जाम में पूछेगा। चोलिस्तान एक जगह है पाकिस्तान में और बनावली, दो जगह से आपको हल के जो आकृतियां हैं वो मिले हैं। तो बनावली तो सब रट के बैठा है, लेकिन चोलिस्तान तो किसी को नहीं पता है। एग्जाम में आएगा इनमें से कहां से हल की आकृति मिली है, एक नन ऑफ दिस ऑप्शन रहेगा, तो आप गलत कर दीजिएगा नहीं, तो ध्यान रखना, ठीक है। और जूते हुए खेतों सबको पता है कि कालीबंगा से मिला है। हालांकि बताया गया जो कालीबंगा है वो अर्ली हड़प्पा लेवल्स के हैं। तो फील्ड है 2 सेट ऑफ फॉर, 2 खूड़ जो मतलब जोता गया, उसमें 2 बार जोता गया है राइट एंगल पे, है ना। उसमें 2 तरह के ऐसा बोला है कि 2 तरह के अनाज उपजाए गए हैं कोई काम करने, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे एक नया टर्म मिला है ना, क्या? चौलिस्तान। इसलिए मैंने इसको ग्रीन किया पहले से, ठीक है। तो चौलिस्तान से आपको काम मिला है हल के प्रतिरूप, है ना। ध्यान में रखिएगा, जो काम का चीज है उसको पढ़ना, बाकी काम का चीज नहीं पढ़ना, ठीक है। देखिए ये बताया गया कि अधिकांश हड़प्पा स्थल कहां पे पाए गए? अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, है ना, सेमी एरिड लैंड्स में, जहां इरिगेशन चाहिए, जहां पे ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है। सेमी एरिड, राजस्थान में बारिश नहीं उतना हो रहा है, राजस्थान में मिले है ना स्थल, वहां पे हमेशा बारिश नहीं होता है। तो उसके बारे में कुछ शुष्क जो जगह है, अर्ध शुष्क जगह है, वहां पे आपको देखने को मिलते हैं, जहां पे सिंचाई तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसलिए हमें कैनाल्स मीन्स की नहरों का देखने को मिला है। कहां? सोर्तुगई अफगानिस्तान का एकमात्र स्थल है वो सोर्तुगई है ना। कौन सा है? सुरतुगई है। और सोर्तुगई से आपको क्या देखने को मिला है? नहर के अवशेष। सवाल आएगा ना, ट्रेस ऑफ कैनाल हैव बीन फाउंड फ्रॉम विच साइट ऑफ सिंधु घाटी से बहता इंडस वैली से, ऐसा तो सोर्तुगई करेंगे ना। तो एक एक पॉइंट जो मैं ये लिखवा रहा हूं उसको ध्यान में रखना, जो नहीं रहता हूं मैं छोड़ देता हूं, इसको छोड़ दो, कोई काम कर। लेकिन यहां से 2 पॉइंट आपको देखने को मिला है, एक चोलिस्तान, एक सोर्तुगई, है ना, इस पेज से, और कोई काम का नहीं है ना। और आपको सबको पता है कि वाटर रिजर्व जो बहुत ज्यादा आपके जलाशय देखने को मिलते हैं वो कहां से मिले? सबको पता है धौलावीरा, है ना। धौलावीरा में बहुत सारे आपके जलाशय देखने को मिले, बहुत सारे तालाब देखने को मिले हैं। और सबसे अच्छा वहां पे पता भी है, सबसे रटा सवाल भी है, सबसे अच्छा जो वाटर सिस्टम था, है ना, वाटर रिजर्वेयर सिस्टम जो था, है ना, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो था सबसे अच्छा था, वो धौलावीरा था।
कौन सा था? धौलावीरा गुजरात में। ये आपको तुमको पता होना चाहिए। चलिए खत्म हो गया, ठीक है। और ये सब कोई काम का नहीं है, हम लोग चलेंगे आगे। जो काम का चीज है उसको पढ़ेंगे, जो काम का चीज है वो नहीं पढ़ेंगे। मोहनजोदाड़ो के बारे में एक थोड़ा डिटेल में बताया गया कि देखिए मोहनजोदाड़ो जो है वो बहुत ही नियोजित था, प्लान्ड था। इधर एक दुर्ग है, इधर लोअर टाउन है, जो कि मैंने पहले बताया कि दुर्ग जो था जनरली ऐसा माना जाता था कि जो दुर्ग है वहां पे हो सकता है शासक वगैरह रहते होंगे, और लोअर टाउन में आम जनता रहती होगी। जो दुर्ग है उसका पूरा कहने का मतलब पूरा फोर्टिफाइड था। फोर्टिफाइड इन द सेंस की सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था कि अटैक ना कर दे, और थोड़ा ऊंचाई पे था दुर्ग, है ना। तो इस तरह के आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे वही सारी चीजें दो सेक्शन में बटा हुआ है, कोई काम का नहीं, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। जो काम का चीज उसको समझना है, जो जरूरी नहीं है उसको नहीं इस पर समझना है। सर बात है, क्योंकि बहुत बुक से पढ़ने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। ओके, वही बात है। ओके, बताया गया है कि सेपरेट है सब, कैसे कैसे बोला गया है कि जो दुर्ग है वो थोड़ा ऊंचाई पे था। ऊंचाई पे था तो कैसे? मिट्टी के प्लेटफॉर्म पे। जैसे आज अगर आपको एक स्टेज बनाना है तो क्या करते हैं? पहले मिट्टी भर देते हैं ऊंचाई पे, फिर ऊपर से सीमेंट बनाते हैं ना, तब जाके फिर इसके ऊपर कुछ बनाते हैं स्ट्रक्चर। तो थोड़ा ऊंचाई हो गया, प्लेटफॉर्म इसको बोलते हैं। तो जो ये सिटाडेल तो ऊंचाई पे था, लेकिन नीचे पूरा मिट्टी है, ऊपर में ऐसे पूरे घर बने हुए हैं, फिर नीचे में लोअर टाउन है। तो हो सकता है सवाल कैसे आएगा, है ना, कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो सिटाडेल थे वो किस प्लेटफॉर्म पे बने थे? मड मिस मिट्टी के, ब्रिक्स आ सकता है या स्टोन्स आ सकते हैं। तो ध्यान रखना है, ब्रिक्स देखते हैं आंसर मार दिएगा, नहीं, मड। पहले मिट्टी के उससे ऊंचाई किया, फिर उसके ऊपर शहर बसाया गया, है ना, ऐसा बताया गया, ठीक है। क्लियर है? हाँ, अब देखिए ये बताया गया कि जो उनके द्वारा जो ईंटें इस्तेमाल हुए हैं ना उनके, और ये यहाँ पे लिखा है जो लोअर टाउन है वहां पे भी दीवार कहीं कहीं देखने को मिलता है, और वहां पे बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अगर एक मजदूर प्रतिदिन 1 घन मिट्टी होता है तो इसका तो आधार बनाने में, जहां पे पूरा बसा हुआ दुर्ग है, जो ये पूरा आधार बनाने में, है ना, पूरा आधार बनाने में 40 लाख लेबर प्रतिदिन जरूरत पड़ेगा। 40 लाख श्रम दिवस, मतलब 40 लाख श्रम दिवस, समझ बात को। मीन्स अगर 1000 लेबर एक दिन में खट रहे हैं ना, 1000 लेबर एक दिन में खट रहे हैं ना, तो लगभग 400 दिन लग जाएगा वैसा बनाने में, है ना। ऐसा मतलब ये बताया गया, ठीक है। अब कुछ देखिए, एक बार चबूतरों के ये सब, चलिए क्लियर हो गया, ठीक है, कोई काम का नहीं, चल ठीक। जो जरूरत होगा, हाँ, यहाँ पे जो ईंटों का इस्तेमाल हुआ है उनका एक निश्चित अनुपात है, लेंथ ब्रेथ हाइट का 4:2। सवाल पूछ सकता है कि बताइए, क्योंकि लिखा हुआ है ना भाई, देखिए लेंथ एंड ब्रेथ व 4 टाइम द ट्विस्ट द हाइट रिस्पेक्टिवली। चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और दुगनी होती थी। लंबाई और चौड़ाई क्या है? जो ऊंचाई का 4 गुना और दुगना होता था, ऊंचाई का 4 गुना और दुगना, है ना, लंबाई चौड़ाई। तो ये LBH याद रखना, 4:2:1 में सारे ईंटे आपको देखने को मिलेंगे। ये सवाल पूछा भी गया है तो पूछ भी सकता है, ठीक है। नालों का निर्माण, अब एक सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, चलिए शहर तो था, शहरीकरण सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता में, बहुत अच्छे से बसाया हुआ शहर था, है ना, पूरा प्लान सिटी था। लेकिन और भी विशेषताएं क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नालों का निर्माण देखने को मिलता है। हर घर से पानी निकल रहा है, नाली में जा रहा है, बहुत अच्छा कंडीशन था, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है, ठीक है। बताया जाएगा जो सारे जो नाली है वो 90 डिग्री पे भी कट कर, रोड भी 90 डिग्री पे कट करता था, है ना। इस तरह सारे नाली जो बड़े बड़े नाली हैं, है ना, लोअर टाउन की तरफ, ये सारे बताया जाए, कोई काम का नहीं। चलिए ये सब हम लोग जानते हैं पहले से, है ना, जो जानते हैं उसको पढ़ने का मतलब ही नहीं है ना जी। देखिए यहाँ पे कुछ था जो उसको देख सकते थे। हाँ, मैंने पहले बताया, देखिए धौलावीरा और लोथल ऐसा जगह है जहां पे पूरा सेटलमेंट ही फोर्टिफाइड था। मैं बताया ना, लोथल एंड धौलावीरा, ये दो, सॉरी, लोथल और सुरकुर्दा, ठीक है, एक सेकंड। ओके, ये है ना, ये लिखा कि एज सच साइट धौलावीरा एंड लोथल the entire settlement was fortified and section within the town were also separated by the wall. Citadel within Lothal was not walled off but built at a high. देखिए जो मैंने बताया कि कौन सा शहर, कौन सा जो मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है, तो उसके जो दुर्ग हैं वो आप क्लास 6 का वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये बता रहा है कि धौलावीरा जो लोथल है, यहाँ पे पूरा बस्ती ही किलाबंद है। पूरा बस्ती किलाबंद कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका दुर्ग और निचला शहरी सभ्य में पूरा बाउंड्री मारा हुआ है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा।
ठीक है, आगे चलते हैं। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, घर कैसा बनाया होता है इसके बारे में, घर के बारे में आप समझिए ना बहु, कि सारे घर में आपका तो नाली का निकास है, सारे घर में आपके कुएं देखने को मिलते हैं। इंट्रेंस ऐसा है कि अगर आप घर में एंट्री कर रहे हैं ना, तो जैसे आप ये, जैसे मान लीजिए गेट है ना, मान लीजिए ये आपका गेट दिख रहा है, तो जैसे ही आप गेट से एंट्री कर रहे हैं तो सामने एक बहुत बड़ा दीवार, ये गेट और ये दीवार। अब ये गेट है, गेट से आप एंट्री करें तो आपको दीवार सामने दिखेगा, तो प्राइवेसी देखने को आप कह सकते हैं। आपको घुसना है तो आप ऐसे आइए, फिर ऐसे आइए, फिर ऐसे आइए, तो इस तरह का आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ एंट्रेंस डज नॉट गिव अ डायरेक्ट व्यू ऑफ इंटीरियर ऑफ द कोर्टयार्ड। एंट्रेंस से आपको आंगन या आंतरिक भाग को डायरेक्टली आप नहीं देख सकते थे, है ना। बोला कि भूमि तल पे बनी खिड़कियां नहीं है। ओके, हर घर का ईंटों से फर्श से बना अपना एक स्नानाघर है, जिसकी नलियां दीवार के माध्यम से सड़कों की नालियों से जुड़ी हुई है। कुछ घरों में 2 तल्ला भी है ना, सीढ़ी भी आपको देखने को मिलता है, कुएं भी हैं, है ना, ये सारे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, पहले मोहनजोदाड़ो में लगभग 700 आपके कुएं देखने को मिलेंगे। तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है, ये महत्वपूर्ण है, क्या क्या विशेषताएं हैं जो कि आपको याद में रखना। ठीक है, लिखना नहीं है, ठीक है, कोई काम का नहीं है। ठीक है, जो जरूरी है वो हमें पॉइंट्स को पकड़ना है। एनसीईआरटी से छोटा पॉइंट भी सवाल बनाएगा, हम लोग आंसर कर देंगे, पूरा नहीं पढ़ना है। ठीक है, यही फिर तो हम लोग दुर्ग के बारे में समझेंगे। दुर्ग ऊंचाई पे तो है ही, बड़ा कि जो अगर हम लोग देखते हैं कि सिटाडेल जो है, जो दुर्ग है ना, उसके बारे में कह रहा है कि हो सकता है इसका प्रयोग दुर्ग में जो भी हमें स्ट्रक्चर देखने को मिले हैं, दुर्ग में जितने भी स्थापत्य देखने को मिले हैं, जितने बने हुए चीज देखने को मिले हैं, उससे हमको लगता है कि हो सकता है इसका इस्तेमाल कोई पब्लिक चीजों के लिए होता है, सार्वजनिक के लिए, है ना। अगर मान लेते हैं कि आप ब्लॉक जाते हैं, तो ब्लॉक में सब पब्लिक वाला काम होता है ना, जातीय आवासीय बन रहा है, दुनियादारी सब कुछ हो रहा है, सीईओ बैठे हैं तो वहां पे सब कुछ आपका रसीद कट रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। तो वहां पे बहुत सारे ऑफिसेज भी ब्लॉक में है ना, ब्लॉक में सारे ऑफिसेज बैठ रहे हैं, सारे ऑफिसेज हैं ब्लॉक में, आपको थाना वाना सब देखने को मिलता है। तो वही कहा रहा है कि दुर्ग में भी आपको जब सब कुछ देखने को मिलता है तो लगता है कि इसका प्रयोग पब्लिक के लिए होता होगा, है ना। जैसे इसमें माल गोदाम मिला है ना, जो कि जैसे वहां पर ग्रेट ग्रेनरी है ना, आपको पता होना चाहिए कि जो माल गोदाम मिला, जहां पे जैसे वेयर हाउस मिला है ना, फिर उसके बाद जहां ईंटों से बने केवल नीचे हिस्से के शेष हैं, जबकि ऊपर हिस्से जो समतल लकड़ी से बना था, जो बहुत पहले नष्ट हो गए, और विशाल स्नानागार भी सम्मिलित है। आपको विशाल स्नानागार देखने को मिलता है, जहां पे लोग नहाते थे, रिचुअल बात होता था, विशाल स्नानागार। बेयर हाउस है ना, बेयर हाउस आपको देखने को मिलता है, मतलब वही माल गोदाम है ना, जहां के फर्श जो है ईटा का बना हुआ और ऊपर वाला शायद लकड़ी का था, जो कि खराब हो गया धीरे धीरे करके, है ना, ये बताया जा रहा है। ठीक है, विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है, जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ था। देखिए चारों ओर गलियारा है ना, देखिए चारों ओर गलियारा आपको देखने को मिल रहा है, चारों ओर आपको गलियारा देखने को मिल रहा है, चारों गलियारा। ठीक है, ऐसे करके है ना। उसके बाद कह रहा है कि चारों तरफ उसके दक्षिणी भाग में सीढ़ियां बनी हुई है ना, उत्तर दक्षिण में सीढ़ी है, उत्तर में सीढ़ी है, देखिए उत्तर में सीढ़ी है, दक्षिण में सीढ़ी है ना। उसके बाद जिप्सम और गारा का इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मोर्टार ऑफ जिप्सम। उसके नीचे फर्श जो है ना, उस सिंधु घाटी सभ्यता के ये जो स्नानागार मिले हैं, उसके जो फर्श हैं उस पे आपको देखने को मिलता है क्या, जिप्सम और मोटार के, क्योंकि लीक ना हो पानी, है ना, लीक ना हो पानी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो काम के नहीं है। 8 स्नानागार बनाए गए, इसके चारों तरफ छोटे छोटे बाथरूम भी बनाए गए, 8 संख्या में है, कोई काम करने। आगे चलते हैं, जो जरूरी चीजें हैं भाई उनको पढ़ेंगे। देखिए, ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। अब हमें सिंधु घाटी सभ्यता के जो सामाजिक भिन्नताएं उनके बारे में पढ़ना है कि क्या सामाजिक भिन्नताएं थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अमीर हैं, गरीब हैं, ऐसा है क्या, ऐसा हम देख सकते हैं। तो समाधान, सबसे पहले हमें बरियल्स, लोग जो जब लोग का डेथ होता था तो उनको जब दफनाया तो उसमें क्या क्या चीजें मिलती थी। देखिए बताया जा रहा है कि जब हम लोग मिस्र के विशाल पिरामिड देखते हैं, जो हालांकि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन ही थे, तो हमें ज्ञात होता है कि उस पिरामिड के अंदर बहुत सारे धन संपत्ति दफनाई गई, और धन संपत्तियां जो दफनाई गई, तो इससे क्या ज्ञात होता है कि वहां जो मिस्र के जो लोग होंगे वो बहुत अमीर होंगे, है ना, और पिरामिड वही बनाते होंगे जो अमीर लोग मरते होंगे। तो
तो कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता जब हम देखते हैं तो हड़प्पा सभ्यता की जो गर्तावास, सॉरी, जो समाधान की जो जहां पे आदमी को गड़ना है, दफनाना है, वहां पे सब अलग अलग साइज के मिल रहे हैं ना, बनावट भिन्न भिन्न है। कहीं जो है उनके ईंटों से नीचे पूरा सरफेस बनाया गया है, कहीं पे मिट्टी ही है। तो क्या इससे हमें समझ में आता है कि यहाँ पे सोशल इनइक्वालिटीज था, सामाजिक भिन्नताएं देखने को मिलेगा? क्या अमीर लोग मतलब कहने का मतलब हुआ कि ईटा का सरफेस बनाया और जो गरीब लोग हैं वो मिट्टी का ही रहने दिया? क्या बता सकते हैं? कहना कठिन है। ओके, कुछ कब्रों में मिद्रभान तथा आभूषण मिले। अब कुछ जो कब्र हैं उनमें क्या क्या मिल रहा है आपको? मिद्रभान मतलब कि इस तरह का, ठीक है, एक घड़ा टाइप का है ना, सॉरी, एक घड़ा टाइप का है ना, एक घड़ा टाइप का आपको मिल रहा है। बहुत सारे आभूषण देखने को मिलते हैं। ओके, तो यहां बता रहा है कि ओके, तो इस एक मान्यता की ओर संकेत करता है कि इन वस्तुओं का मृत्यु उपरांत प्रयोग किया जा सकता था। ऐसा मानना था, ऐसा हम मानना था या नहीं था मन नहीं पता, लेकिन ऐसा हम लोग मान रहे हैं कि कब्र में आभूषण रखना, कब्र में ये घड़ा रखना, इससे क्या संकेत होता है? इससे शायद संकेत होता होगा उन लोग, उस समय के लोगों का हो सकता है ऐसा दिमाग में चलता होगा कि अगर आदमी का डेथ हो गया तो बाद में, जब डेथ के बाद भी जीवन होता होगा और वहां पे इन वस्तुओं का उनको जरूरत हो सकता है पड़े, इसलिए साथ में रख देते हैं, सोना चांदी जो भी चीजें हो। लेकिन यहां पे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में देखिए बताया गया कि 1980 में एक हड़प्पा के कब्रिस्तान में खोदा गया, उसमें शंख मिल रहा है ना, जैस्पर मिल रहा है, जैस्पर एक रत्न है, मतलब उतना महंगा नहीं लेकिन ठीक है, तथा बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे मन के मीन बीड्स मिले हैं, है ना। तो कहीं कहीं पे मृतकों को तांबे के दर्पण के साथ दफनाया गया था, है ना। परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तु दफना, देखिए ज्यादा आप देखिए कॉपर मिरर मिला, मीन्स कहने का मतलब हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता में दर्पण के तांबा का दर्पण मिला है ना। कुछ शंख मिले हैं जो आपके समुद्र में पाए जाते हैं, जैस्पर मिले हैं, लेकिन सोना चांदी ऐसा नहीं कुछ मिला। तो हम क्या कह सकते हैं कि हाँ, सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र के लोगों का ऐसा नहीं था कि बहुमूल्य पत्थर बहुमूल्य चीजें दफना देंगे साथ में वस्तुओं को, तो ऐसा उनका सोच नहीं होगा, ठीक है, कोई काम का नहीं। अब ये सवाल पूछ देगा, कॉपर मिरर पूछा हुआ है, ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता के कब्रों से क्या नहीं मिला है, क्या नहीं मिला है। उसमें बहुत कुछ रहेगा, उसमें हो सकता दे देगा आपका जैसे कि 3 चीजें है ना, सेल रिंग, जैस्पर, कॉपर मिरर, या दे देगा शीशा का, मतलब ये तांबे का दर्पण है, हो सकता दे देगा शीशा का दर्पण। तो वहां पे आपको छांटना है कि नहीं, शीशा का दर्पण नहीं मिला, तांबे का दर्पण मिला था। तो छोटे छोटे पॉइंट्स को देखना है ना, इसलिए मैंने इस चीज को लिखा है ना, उन चीजों को लिखा हूं मैं। देखा रहा विलासिता की वस्तुओं खोज, क्या ऐसे ही वस्तुएं मिली जिनसे लगता था कि यहाँ के सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है शौकीन थे, है ना। सामाजिक भिन्नता को पहचानने की अन्य विधि है ऐसी पूरा वस्तुओं का अध्ययन जिन्हें पुरातत्व मोटे तौर पर उपयोग तथा विलास की वस्तु में, तो ऐसा वस्तु जिसको जो आर्कियोलॉजिस्ट को लगता है कि ये अमीर लोग इस्तेमाल करते थे, ये वस्तुओं का लोग शौक के लिए इस्तेमाल करते थे, विलास के लिए इस्तेमाल करते थे, तो वैसा वस्तु आपको देखने को देखिए। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की कई वस्तुएं सम्मिलित है जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी ऐसे सामान्य पदार्थों के आसानी से बना, मतलब देखिए पहला कैटेगरी में कौन सा वस्तु रखा गया है, जो रोज डेली इस्तेमाल करने वाले वस्तु को रखा गया पहला कैटेगरी में, और वो मिट्टी के बने हैं, पत्थर के बने हैं, है ना। और सेकेंड कैटेगरी में रखा है, ठीक है, कीमती मानते हैं जो दुर्लभ, हाँ, वैसी वस्तुएं उस समय अगर नहीं मिलता होगा, उसमें बहुत, उस एरिया में वो वस्तु बहुत ही कम मिलता होगा, तो दुर्लभ हो गया और वो महंगा होगा। अगर उन वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया है तो समझें कि विलासिता का प्रमाण देखने को मिलेगा। तो कह रहा है स्थानीय स्तर पर वही चीज है, ठीक है। फिर ये भी कह रहा
कि अगर लोकल रूप से अगर वो वस्तु वहां पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ तरीका से उस वस्तु का निर्माण कर सकते हैं उन वस्तुओं का, तो उस प्रकार बोला कि फ्यांस। फ्यांस के बारे में मैंने पहले भी चर्चा किया। फ्यांस जो है वो रेत और बालू है ना, रेत और बालू को मिला के है ना, कुछ पेस्ट उस्ट में मिला के एकदम मतलब आप कह सकते क्ले टाइप का है ना, आप मिट्टी सान के कैसे बनाते हो उस तरह से रेत बालू ऐसा करके मिला के बनाया जाता था, उसको फ्यांस बोल देते। क्या बोलते? फ्यांस बोल देते। तो फ्यांस जनरली थोड़ा सा बनाने में मेहनत लगता था, और फ्यांस जनरली अवेलेबल नहीं था, इजीली अवेलेबल, तो इसको बोल सकते हैं ना। लेकिन ये कहा गया कि फ्यांस के जो बने हुए वस्तुएं हैं, ठीक है, कि छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। फ्यांस को सिंधु घाटी सभ्यता के समय हालांकि थोड़ा सा कीमती माना गया है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। लेकिन स्थिति तब जटिल हो जाती है जब हमें रोजमर्रा के प्रयोग की वस्तुओं जैसे तकलियां फ्यांस जैसे दुर्लभ वस्तुओं से बनी थी। लेकिन ठीक है, आपने बोल दिया। देखिए हर एक बात को समझिए, मैंने जो चीजों को मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, हर एक वर्ड को, एक एक चीज को मैं समझा रहा हूं ना, तो उन हर एक सब चीजों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, एक एक लाइन मतलब एक एक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। ओके, जो मैं आपको बोलता हूँ कि नहीं इसको लिख लो, तो वो जरूरी हो जाता है। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा पढ़ने में, हिस्ट्री है यार, थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन अगर आप सही तरीके से एक बार कवर कर लेते हैं ना, तो फिर दोबारा आपको हिस्ट्री पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सवाल बनेगा कितना बेटर। कह रहा है कि फ्यांस को महंगा आपने बताया अभी, लेकिन दिमाग खराब कब होता है जब हम देखते हैं कि तकलियां, सूत काटने वाला, जो सूत काटना, आप कपड़ा पहनना सूत कटाएगा, और सूत काटना डेली का चीज है, नॉर्मल लोग भी काट रहे थे। अब सूत काटने वाले तकलियां हैं वो भी फ्यांस के बने हुए हैं, तो कैसे कह सकते फ्यांस महंगा है? अबे तकली तो भाई बनाया गया, अब बोलेंगे कि सोना महंगा है ना, बोलेंगे सोना महंगा है, और पता चले कि हम लोग, हमारी जो सभ्यता है वो सोना का थाली इस्तेमाल कर रहा है खाने में, तो फिर सोना का तो वैल्यू नहीं। तो बता पाना कठिन है कि कौन वस्तु महंगा था कौन वस्तु का, इसलिए हमें उन चीजों को विलास के रूप में हम क्लासिफाइड नहीं कर सकते। ठीक है, ये बताएगा। ठीक है, देखिए हम लोग क्लास 12 पढ़ रहे हैं ना, तो क्लास 12 जब पढ़ रहे हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग थोड़ा सा क्लासेस टाइप के पढ़ रहे हैं ना। क्लासेस टाइप का मतलब कहने का मतलब कि सब कुछ एक एक चीज करके, इसलिए थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लगेगा। शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्राफ्ट प्रोडक्शन करते थे क्या, कुछ बनाते थे? तो हमें चनहुद्रो देखने, चनहुद्रो पाकिस्तान में है, बहुत छोटा सा सेटलमेंट है, लगभग 7 हेक्टेयर का है। देखिए मोहनजोदाड़ो जो हमारा है वो 125 हेक्टेयर में, तो मोहनजोदाड़ो कहाँ 125 हेक्टेयर का, और चनहुद्रो कहाँ मात्र 7 हेक्टेयर का। यहां पे आपको क्राफ्ट प्रोडक्शन बहुत देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ही शिल्प कार्य देखने को मिलता है, जैसे मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर, मोहर निर्माण, बाट बनाना था। तो मनके का कारखाना मैंने पहले ही बताया कि मनके बनाने का कारखाना को तो लोथल में मिला, और सबसे ज्यादा आपको चनहुद्रो में मिला था, पहले में मैंने बताया, तो वही बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए मनकों के निर्माण में जो पदार्थ इस्तेमाल होता था वो था कॉर्नेलियन, जो सुंदर लाल रंग का था। जैस्पर मैंने पहले बताया, स्फटिक है, क्वार्ट्ज है, तथा सेल खड़े से पत्थर, तांबा, कांसा और सोने ऐसी धातुओं, शंख, फ्यांस और पक्की ईटी, सबका मनके बनाना है, मतलब मन के छोटे छोटे मोती टाइप का बनाना है, तो मोती सब तरह का बन सकता है, सोना का बन सकता है, चांदी का बन सकता है, पत्थर का बन सकता है, नवरत्न का बन सकता है, जितने भी हो सकते हैं, तो वही बताया जा रहा है। एक कॉर्नेलियन, एक नया यहाँ पे आप देखने को मिला, ध्यान रखिएगा। कार्नेलियन कैसा कलर में होता था पूछेगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने में इस्तेमाल होने वाला कार्नेलियन का रंग कैसा था। एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है सवाल, कुछ भी बना सकता है ना, छोटा सवाल, तो वो कैसा था, रेड, कैसा था, रेड, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं। ये यहां पे उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, हाँ एक ही ध्यान रखिएगा,
हाँ, ये कह रहा है कि देखिए नागेश्वर को आप मैप में देखिए, नागेश्वर गुजरात में है, एकदम कोस्टल एरिया में। जब ऐसे आप बनाते हैं मैप ना, तो यहाँ पे आपको नागेश्वर नागेश्वर ठीक है, हाँ नागेश्वर है, और बालाकोट है ना। अब देखिए कि आप देखिएगा सेटलमेंट जो है पूरा समुद्र के किनारे है, और यहाँ पर ज्यादातर जो ये जो ऐसे जगह हैं जहाँ पे आपको चूड़ी ये सब चीजें बनाने को देखने को मिलेगा, है ना। फिर यहाँ से धीरे दूसरी बस्ती में, दूसरे जगह में यहाँ से ले जाया जाता होगा, है ना। इसका बताया जा रहा है, कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो जो काम का चीज उसको पढ़ेंगे नहीं यार, कोई फालतू इतना ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ओके, देखिए इसलिए बोलता मैं सामने बुक रखा करिए, सामने बुक रखेंगे तो समझ में आएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है कि अब देखिए कैसे कैसे कहां कहां से सामान लाना है भाई। कोई भी सामान बनाने के लिए चाहिए रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल वो माल प्राप्त करना है कोई भी चीज के लिए, कच्चा माल। तो कच्चा माल कहां से आएगा, तो कच्चा माल कहां कहां से आएगा, वो सब कुछ लिखा हुआ है। बोला देखिए लापिस लजूली है जो सोर्थुगई से, ये सवाल पूछा है। लापिस लजूली एक बहुमूल्य पत्थर है, लापिस लजूली एक बहुमूल्य पत्थर है जो कि अफगानिस्तान के सोर्थुगई से मिल रहा था। कार्नेलियन जो कि रेड कलर का था, पत्थर ही था। और भरूच गुजरात से, है ना। अस्टेलाइट जो था, अस्टेटाइट था, जो सेल खड़ी था, वो ज्यादातर राजस्थान में और गुजरात से आपको देखने को मिलता था। साउथ राजस्थान और नॉर्थ गुजरात से, साउथ राजस्थान और नॉर्थ गुजरात से आपको देखने को मिलता था। तो ये सब लिखा गया है। सोना कर्नाटक से आता था, कॉपर आपका खेतली राजस्थान से आता था, जो कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। तो वही बात है ना, वही बात है। लिखा खेतली जो एरिया था वहां पे आपको देखने को मिलता है। खेतली एरिया में जगह है जिसको पुरातत्वों ने, आर्कियोलॉजिस्टों ने उस एरिया का नाम रखा था, उस एरिया में जो संस्कृति पनप रही उसका नाम रखा था गणेश्वर जोधपुरा कल्चर। तो गणेश्वर जोधपुरा कल्चर खेतली में है, और यहां से कॉपर का इस्तेमाल। तो एग्जाम में आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कॉपर कहां से पाते थे, कॉपर। सवाल में ऑप्शन में रहेगा गणेश्वर जोधपुरा, है ना। देखिए सवाल में कुछ बना सकता है ना भाई। देखिए सेकंड रहेगा कर्नाटक, तीसरा रहेगा आपका ठीक है अफगानिस्तान, और चौथा रहेगा आपका नन ऑफ दीज। तो हम तो कहेंगे कॉपर तो राजस्थान से मिल रहा था, गणेश्वर जोधपुरा कर्नाटक तो होगा नहीं, तो कौन सा होगा, गणेश्वर और जोधपुरा। ये संस्कृति जो कि खेतड़ी में था। तो सवाल ऐसे बना सकता है, टफ बनाना हो तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना, ठीक है। ये जो मेन पॉइंट है, हार्डली सारे भी कितना 10 लाइन आपने लिखा होगा। अगर अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे तो 10 लाइन ही आपने लिखा होगा इस चैप्टर से। 10 लाइन अब देखिए लगभग 17 पेज खत्म हो चुका है ना। ये आपका दिखाया जा रहा है कैसे सिंधु हड़प्पा सभ्यता है और पश्चिमी एशिया है ना। देखिए सभ्यता वाला ये पूरा है ना, पूरा हड़प्पा सभ्यता का पूरा एरिया है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का। ये आपका दिलमुल मगन है ना, ये सब देख सकते हैं। अलग अलग मेसोपोटामिया सभ्यता है। ओके, ये बताया जा रहा है, ठीक है। सुदूर क्षेत्र, दूर के जो अलग अलग सभ्यता था उनके साथ कैसा रिलेशन था, कैसे कैसे पता चलेगा। यहाँ का वस्तु वहां देखने को मिलेगा, यहाँ की मोहरे वहां, वहां की मोहरे यहाँ, यहाँ की वस्तु वहां, वहां का वस्तु वहां, तभी तो बताएंगे ना। हो सकता है दोनों के बीच में ट्रेड होता होगा, व्यापार होता होगा, उसके बारे में बताया, ठीक है। चलिए देखिए कुछ नाम है वहां के, अलग वहां के मोहरों में देखने को मिलता है। कह रहे देखिए मेसोपोटामिया का एक, आप बोल सकते हैं कि टेक्स्ट है, मेसोपोटामिया का एक टेक्स्ट है। ओके, उसमें बताया जा रहा है कि 2 नाम आपको देखने को मिलता है कि दिलमुन, जो हो सकता है कि बहरीन का नाम होगा। दिलमुन किसका नाम था, बहरीन का नाम था, है ना। और मगन और मेलुहा शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो हड़प्पा सभ्यता के लिए। तो मेलुहा मेसोपोटामिया के मोहरों में या मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ, तो हड़प्पा के लिए। दिलमुन प्रयोग तो बहरीन के लिए, है ना। ये ध्यान में आपको रखना है। बाकी कोई काम का नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, सब हमको पता है। ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत पढ़ा है ना।
सील और सीलिंग वही चीजें हैं, सील और सीलिंग का इस्तेमाल। सील और सीलिंग मोहरे है ना, मोहरे और मुद्रांकन। तो मोहरे का इस्तेमाल होता होगा कम्युनिकेशन के माध्यम से, है ना। देखिए कह रहा है कि अब कोई भी वस्तु मान लेते इस बक्सा में कोई वस्तु डाल दिए और ऊपर से सील मार दिए, सील मार के ऐसे मोहर मार दिए है ना, ऐसे मोहर ऐसे इस तरह का। तो ये मोहर बता अब कहीं जा, अब इसको ले आना है मान लिया अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में जब जाएगा अगर ये मोहर में छेड़छाड़ रहेगा, टूटा हुआ रहेगा सील, तो समझ जाएगा इस वस्तु के साथ छेड़छाड़ हुआ है। तो ये इसका भी इस्तेमाल होता होगा, है ना। यहाँ पे लिखा गया इमेजिंग अ बैग ऑफ गुड being sent from one place to another, it mouth tied with the rope and one knot was affixed with clay। क्ले मतलब मिट्टी या कुछ ऐसा होता होगा, वो मुहर मार दिया। तो उसके बारे में बताया जा रहा है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लिपि, हालांकि लिपि को हम लोग पढ़ ही नहीं पाए हैं, है ना। वह कि अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त, सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह है। एक अभिलेख मिला है धौलावीरा से जिसमें 26 लेटर है, उसको नेम प्लेट भी बोला गया, साइन बोर्ड भी बोला गया। धौलावीरा से एक नेम प्लेट मिला है, एक सिंधु घाटी सभ्यता के इस तरह से इतना बड़ा, उसमें 26 लेटर देखने को मिले हैं, हालांकि लोगों ने पढ़ नहीं पाया, है ना। और ये बताया कि कम से कम लगभग 375 से लेकर 400 चिन्ह देखने को मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लिपि है उसमें आपको मछली का फिगर आ रहा है, ऐसे मतलब फिगर ही है। तो 375 से लेकर 400 मतलब पिक्टोग्राफ इतना आपको देखने को मिलता है अमोन। और ये लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जा रही है ना, फिर उसके बाद बाईं से दाईं आ जाएगा, है ना। तो बुस्त्रोफेदनल लिपि का इस्तेमाल हुआ है, ये पहले बता चुके हैं, कोई काम का नहीं है। अभी जो काम का चीज रहेगा उसको पढ़ेंगे, नहीं काम का चीज नहीं पढ़ेंगे। ओके आगे चलते हैं। वजन, देखिए वजन में हम लोग इस्तेमाल जो किया है बाट, उसमें तौलने के लिए जो इस्तेमाल किया गया है, एक पत्थर का घनाकार क्यूब टाइप का बना दिया, घन का बना दिया, और वो बना होता था किससे, चर्ट नामक पत्थर से। बाट जो बनाया गया, बटखारा जो बनाया गया चर्ट के नाम से, उसका एक रेशियो था भैया 1, 2, 4, 8, 16, 32। ये ध्यान रखना, ये याद रखना, ठीक है। उनकी जो बाट का जो अनुपात था, है ना, आज हम लोग कैसे नापते हैं 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, तो वो है 1, 2, 4, 8, 16, मतलब 16 के गुणज में आप देख सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि, है ना। तो इस गुणज में आपको देखने को मिलता है, ओके याद रखिएगा, ठीक है। एंशिएंट ऑथोरिटी, प्राचीन सत्ता। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता में राजा जो था कि नहीं, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो कह रहा है कि देखिए हड़प्पा समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पा में जो भी आपके पूरा वस्तु जो मिले, पुराने जो वस्तु मिले हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि सब एक समान नहीं है। जैसा कि आप देखिए मिद्र भांड देख लीजिए, मोहर देख लीजिए, बाट देख लीजिए। महत्वपूर्ण बात है कि ईंट जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता होगा, ये कह रहा है कि एक ईटा का एक रेशियो था भाई 1:4, है ना। तो जो ईटा का रेशियो था, सॉरी 4:1, ईटा का जो रेशियो था, बताया जा रहा है कि जो ईटा जो बनाया गया वो कहीं भी, चाहे जम्मू कश्मीर में बन रहा है ईटा, चाहे वो ईटा अफगानिस्तान में बन रहा है, चाहे वो ईटा मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के समय जहां जहां स्थल मिले हैं, सब जगह ईटा का आकार एक ही है। तो इसको कंट्रोल इसको स्टैंडर्डाइज कौन कर रहा है? आज हम लोग, आज आप देखते होंगे कि कोई भी चीज मार्केट में आता है ना, तो उसमें एक पार्टिकुलर आप देखिए ISI से आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड मतलब हॉलमार्क रहता है ISI का। फसाई आप कोई फूड वाला प्रोडक्ट है तो उसको फसाई से इसका सर्टिफिकेशन मिला हुआ, मतलब कहने का मतलब एक स्टैंडर्ड होता है, ये चीज होना चाहिए, चीज होना चाहिए, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में सब कुछ हो सेम चीज है। तो जो ईंटें हैं वो हर जगह ईंटें एक ही ऐसा ईंटा मिल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा भाई, एक रूल्स होगा, एक नियम होगा। तो ये नियम कौन चला रहा है इसके बारे में समझना है ना। पैलेसेस एंड किंग, पैलेसेस मतलब कि महल, ऐसा कुछ मिला है, सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई उत्तर नहीं देता। हमें जो भी चीज मिला उससे हमें नहीं जानकारी मिलता है। ओके, ये बता रहा है कि मोहनजोदड़ो से एक विशाल भवन मिला जिसे हम बोल सकते हैं कि महल होगा। हालांकि हम वहां पे कोई बहुत बड़ा भव्य वस्तु नहीं मिला। वहां पे एक मूर्ति मिला पत्थर का, उसको बोले पुरोहित राजा। हड़प्पा से आपको एक प्रेस्ट किंग मिला। देखिए हड़प्पा के बारे में बताया, हड़प्पा ये हड़प्पा से आपको मिला है पुजारी राजा। देखिए
और 3 पत्तियां साल ओढ़ा, देखिए 3 पत्तियां साल ओढ़ा हुआ, 3 पत्ती ऐसा फिगर बना हुआ इसमें, ऐसे 3 पत्तियां साल ओढ़े हुए पुजारी का, दाढ़ी वाला पुजारी का ये सब मूर्ति मिला है। तो कहा जाता है कि हो सकता है राजा होगा, ये हो सकता है ये राजा होगा, है ना, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, तो कोई महत्वपूर्ण नहीं है भाई। देखिए अब अभी दिमाग में चल रहा होगा कि महत्वपूर्ण नहीं तो फिर क्यों पढ़ा रहे हैं इस चैप्टर को। दिमाग में ऐसा सवाल जरूर उठता होगा कि जब ये चैप्टर महत्वपूर्ण नहीं है तो ये चैप्टर क्यों पढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक एक वर्ड के लिए मैं पढ़ा रहा हूं कि एक एक शब्द अगर इसमें कुछ मिलता है तो उसको हमें पढ़ना जरूरी होता है ना। देखिए यही बता रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे खत्म हो गया, कैसे खत्म हो गया। तो अलग अलग मत थे, कोई बोलता बाढ़ आ गया, कोई बोलता प्लेग बीमारी फैल गया, कोई बोलता कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ। ऐसा बोला था कि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता खत्म नहीं हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता के लक्षण खत्म हो गए। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, वो धीरे धीरे ग्रामीण होते होते खत्म हो चुका, ऐसा हो चुका, जनसंख्या बढ़ गया तो लोग पलायन कर गए, तो ऐसे खत्म। सिंधु घाटी सभ्यता ऐसा नहीं कि वो हो गया, विस्फोट हो गया, ऐसा नहीं। वहां सिंधु घाटी सभ्यता को जिस नाम से जानते थे कि वो एक नगरीकरण सभ्यता है, बहुत डेवलप सोसाइटी था, तो वो वहां पे खत्म हो चुका है। अब नली वली सब टूटा फूटा चल रहा है, घर जनसंख्या बहुत सारा हो गया, रोड जैसे मन वैसे बन चुके हैं, मतलब धीरे धीरे, तो वो खत्म हो चुका, उसका ये हुआ पतन का मतलब। ओके, कह रहा है कि 1900 के बाद धीरे धीरे आप कुछ ऐसे शहर थे जो अस्तित्व में रहे और कुछ शहर खत्म हो चुके हैं, उनकी संस्कृति में बदलाव आया। मतलब ये कह रहा है कि उनके द्वारा जो इस्तेमाल की जो बाट है, मोहरे हैं, उनका समाप्त हो जाना है, उनका लेखन ये सब खत्म हो जाना, इनके बारे में बताना, नदियां सूख गई होगी, हो सकता है, बहुत तो लोग अलग अलग चीजें हैं, कोई काम का नहीं। ठीक है, हड़प्पा से अब देखिए हम लोग पूरा चैप्टर खत्म, रामायण खत्म हो गया, तो अब कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता खोज। देखिए एनसीईआरटी है, बहुत अलग तरीके से लिखा गया है। हड़प्पा सभ्यता खोज कैसे, वो इसके बारे में बता रहा है। कनिंघम का, कनिंघम के बारे में बताया जा रहा है। जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए, तब लिखित स्रोतों का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। यहां तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि थी कि आरंभिक ऐतिहासिक तथा उसके बाद के कालों संबंधित पुरातत्व में थी। आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्हें 4वीं से 7वीं शताब्दी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध के द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षणों के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन, अनुवाद भी किया। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जो कनिंघम था ना, वो ज्यादातर रिटन एविडेंस पे ज्यादा बिलीव करता था कि जो लिखा हुआ चीज मिल जाएगा उससे इतिहास चीजों समझ सकते हैं। जैसे कि जो भी हमारे यहाँ चीनी आती, फायान हेनसांग आया, तो उनके बुक्स के माध्यम से हमें भारत के बारे में जानकारी देखने को मिलता है, तो वो बताया गया है। तो ये कह रहा है कि हड़प्पा जैसा पूरा स्थल जो चीनी तीर्थयात्रियों की यात्रा क्रम का हिस्सा नहीं था, जो एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर नहीं था, कनिंघम के अन्वेषण के ढांचे में उपयुक्त नहीं बैठता था। जो कनिंघम का जो सर्वे था उसमें ये हड़प्पा समझे उसको नहीं आ रहा है ना, इसलिए हड़प्पाई पूरा वस्तु 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी, तो इनमें से कुछ कनिंघम तक पहुंची भी थी, फिर भी वो समझ नहीं कि वस्तुएं कितना पुराना, उसको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो पूरी रूप से डिपेंडेंट था किस पे, लेखन पे, है ना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बता रहा है कि देखिए राखलदास बनर्जी, है ना, राखलदास बनर्जी के द्वारा हड़प्पा का खोज हुआ, है ना, और दयाराम साहनी, सॉरी, हड़प्पा का खोज आपका दयाराम साहनी के द्वारा, और राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो का खोज हुआ, इसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, 1924 में जॉन मार्शल आए, है ना, उन्होंने फिर बताया कि एक नया सभ्यता का खोज हो चुका है, वो सभ्यता है इंडस वैली, है ना। ओके, ये बताया जा रहा है, कोई काम का नहीं है, जो काम कर रहा है उसको कर लेंगे कवर, चले ठीक है, ये सब जरूरी नहीं। ठीक है, कैसे ये भी कोई काम का नहीं भाई। ठीक है, चलिए ओके, चलते हैं हम लोग। ये हमारा चैप्टर लगभग खत्म हो चुका है। प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन, व्याख्या की समस्याएं। अब सिंधु घाटी सभ्यता को
कह रहा है कि पुरातात्विक व्याख्या की समस्याएं संभवतः सबसे अधिक धार्मिक, अब उस समय के लोग धार्मिक मान्यताओं को मानते थे, धर्म धार्मिक थे नहीं थे, ये बात को पता लगाना सबसे ज्यादा कठिन काम है ना। देखा रहा है कि एक नारी का फोटो मिला है जिसमें आभूषण बहुत सारा है ना, ठीक है। तो ऐसा लगता था कि इनको बोल दिया कि मातृ देवी, कौन है ये, मातृ देवी है। तो बोला सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, मदर गॉडेस की पूजा करते थे। किसका, मदर गॉडेस का पूजा करते थे, है ना। फिर आप देखें कि जैसे आपने प्रिस्ट किंग का देखा है ना, पुरोहित राजा का देखा, जिसके 3 पत्तियां साल हुआ था। तो ये बताया जा रहा है ना। बहुत सारे कालीबंगा और लोथल से आपको अग्निकुंड मिले हैं, है ना। मोहरे जिसमें अनुष्ठान के दृश्य भी बने हुए हैं। ओके, ठीक है। एक आपको ये प्रोटो शिवा या आदि योगी या आदि शिवा का एक मोहर मिला है। शिव जी जैसा बनाया गया, शिव बैठे हुए हैं ना, एक तरफ बाघ है, एक तरफ हाथी है, एक तरफ गैंडा है, भैंस है ना, नीचे हिरन है। तो ऐसे फिगर देखने को मिलते हैं। ऐसा लगता है कि नहीं वहां के लोग धार्मिक थे, आदि शिव का मतलब प्रोटो शिवा का पूजा करते थे, है ना। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ओके, खत्म। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेट से आपको ध्यान में रखना। देखिए महत्वपूर्ण डेट्स क्या है भैया, देखिए 1960 में कालीबंगा का खोज बीबी लाल और बीके थापर ने किया, है ना। 1974 में एमआर मुगल ने भवलपुर का खोज किया। 55 में लोथल का खोज एसआर राव ने किया। ओके, ध्यान रखिएगा। एसआर राव, ये पूछता है लोथल का खोज एसआर राव ने, और बीबी लाल 1960 में बीके थापर ने, है ना। और ये सारी चीज आपको ध्यान में रखना है। आरएस बिष्ट द्वारा धौलावीरा का खोज किया गया, है ना। और ओके, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है महत्वपूर्ण चीजें। तो कितना 5 पॉइंट आपको याद रखना होगा। कार्नेलियन किस कलर का था, रेड कलर का था। ओके, कार्नेलियन कहां से मिल रहा था आपको, तो भरूच से मिल रहा था। ओके, मोहरे किससे बनी होती थी, तो सेल खड़ी की मोहरे बनी होती थी। ओके, लापिस लजोली कहां से मिल रहा है, तो लापिस लजोली सोर्थुगई अफगानिस्तान से मिल रहा है। ओके, मनके का क्या रेशियो है, ईट का क्या रेशियो है। ओके, साथ ही साथ बहुत कुछ चीजें जो हमें जानना था, जो हम लोगों में लगभग 10 से 15 पॉइंट ये पूरे चैप्टर से हैं, जो काम का चीजें हैं हमारे एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए। हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे चैप्टर को, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो उसको आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा चैप्टर नंबर 2 या 3 दोनों मिला के हम लोग पढ़ लेंगे एक साथ में। ओके, छोटा वीडियो ही होगा, और जो काम का चीज है उसको पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा आपको लगता होगा हम कुछ चीजों को स्किप कर रहे हैं, तो वो रीडिंग आप भी डाल सकते हैं। हम यहाँ रीडिंग डालेंगे, टाइम चल जाएगा आपका, आप भी रीडिंग डाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ा बात नहीं। जो काम का चीज है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।